सुरक्षा जो है वो अर्थशास्त्र के साथ जुड़ गई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कहते हैं वो सही कहते हैं, कॉम्पिटिटिव अपनी इंडस्ट्री बनानी है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया है कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। आप जो बता रहे हो वो मुझे भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जाता है। जब अमेरिका कोई चीज़ लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है, हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं है। तो भारत का दोस्त कौन है कि भारत में कोई आपदा है तो कौन दौड़ के आएगा? कोई नहीं है। अब ये जो है ये ना तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ट्रम्प, ना ये दूर की सोच पाते हैं। ये देख रहे थे कि कहाँ मुझे डील बन जाए। ऐसा मत कहिए, हमारे मोदी जी के मित्र है वो। आज हमारे पास विश्व में 2 ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी नेबर हैं। हमारे जो पड़ोसी है इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं? यहाँ पर हमने 2014 से हम चुपचाप बैठ गए हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्रिक्स के साथ है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ के साथ है, हमारा फ्यूचर चीन, रशिया, ईरान इनके साथ है। ये अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड डील की जो वार्ता है इसका क्या नतीजा होगा? इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पीपल के लोग, हम उनके रहमो करम पर हैं। आज जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान की अगर आप बैरूनी इमेज देखें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है और उसकी सबसे बड़ी वजह भारत बना है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान ने वापसी दोस्तों इतना बुरी तरह मारा कि पाकिस्तान पूरे वेस्टर्न हेमस्फेयर के साथ साथ मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और दोस्तों वो अरब ममालिक जो किसी ज़माने में अरब लीग बनाकर बैठे थे और उन्होंने पाकिस्तान को अरब लीग में शामिल भी नहीं किया, खुद अपने ऊपर मुआहदे कर लिए दोस्तों, वो आज अरब ममालिक पाकिस्तान की राह देख रहे हैं और पाकिस्तान के साथ आज आकर डिफेंस पैक्ट किया है, जिसे इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा है। आज भारत इतना डरा हुआ है कि दोस्तों आप खुद सोचिए कि इस सिचुएशन में क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। पाकिस्तान और सऊदी डिफेंस पैक्ट के बाद दिल्ली में धमाके हुए थे, हमले हुए थे, वो भारतीय मीडिया और भारत जो दोस्तों पटाखे के बाद पाकिस्तान का नाम लेता है, तब किसी ने भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तक नहीं लगाया था। ये डिफेंस पैक्ट का पहला असर था। अब इसमें तुर्की भी शामिल हो गया है और ये आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। परवीन सहानी ने इस पर अच्छी रोशनी डाली है और साथ में ईरान और अमेरिका जंग और फिर पाकिस्तान का किरदार, इस पर भी काफ़ी अच्छा तजिया किया है। दोस्तों आपको दिखाता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। मैंने आर्मी छोड़ दी 14 साल के बाद, मैंने उसको छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। पूरी रिटायरमेंट तक नहीं रुका मैं, और उसके बाद मुझे फिर जो थी, पहले मैंने काम किया टाइम्स ऑफ इंडिया में थोड़ी देर इंडियन एक्सप्रेस में काम किया। उसके बाद बहुत थोड़े टाइम के लिए एशियन एज के में था। उसके बाद फिर मैं चला गया लंदन। वहाँ पर एक है इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैं उनके लिए साउथ एशिया डेस्क मैंने कायम किया। उस समय क्या हो रहा था, 90s के अंदर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिसाइल्स आ गई थी। तो फिर एक इनविटेशन आया मुझे, सैंडिया नेशनल लैब्स है जो कि एल्बुकर्की में है, न्यू मैक्सिको अमेरिका में, कि आप वहाँ आइए। और वहाँ एक पाकिस्तानी भी स्कॉलर थे, तो हम मिसाइल्स में वहाँ बात करते रहे। तो कहने का मतलब है ये सफ़र चलता रहा और 2003 में मैंने फाइनली वापस आके फोर्स मैगज़ीन शुरू करी। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मेरी शुरुआत में ही मुझे चीन की फ़ौज को समझने का मौका मिल गया, तो उसको मैंने बढ़ाया। फिर मैंने कहा अब चीन का कल्चर क्या है वो भी समझना चाहिए, चीन सोचता कैसे है वो भी समझना चाहिए। तो उस समय मैंने ये सब सोचा नहीं था कि एक दिन चीन इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा। ये सोचा नहीं था कि एक ऐसा वक्त आएगा हम कहेंगे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। तो चीन में एक दिलचस्पी रही, जो दिलचस्पी मेरे साथ 50 साल से चल रही है। और आज भी जो है चीन, रशिया, इनको मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं पूरी दुनिया बदल गई है। तो ये कुछ ऐसा सफ़र रहा मेरा।
तो आपने जो आर्मी से नौकरी छोड़ते हुए आप पत्रकार बन गए, जी। तो ऐसी क्या वजह बनी कि आप पहले, आपने जैसे कहा कि एक माहौल था, क्योंकि 2-3 वॉर हो चुकी थी, पंडित जी, लाल बहादुर शास्त्री, इनका एक जमाना था, यशवंतराव चौहान जी भी हमारे रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उस माहौल में देशभक्ति का मायना जो था वो आर्मी में चले जाओ, यहाँ की हद तक जय जवान जय किसान का नारा भी आ चुका था। तो ये आपका सफर रहा, मगर उसमें आपने काम करते करते ये दुनिया को जानने का, शांति को जानने का, और विश्व बंधुता, विश्व शांति कहाँ से आ सकती है, इसके लिए आपने अध्ययन जो शुरू किया, और अध्ययन के लिए आपने जो धागा पकड़ा वो पत्रकारिता था। तो ऐसा क्या हुआ कि जिससे आप एक अफसर से, एक आर्मी ऑफिसर से आप पत्रकार बने, आपने बंदूक को नीचे रखते हुए कलम उठाई, इसका क्या कारण है? उसका ये रहा कि एक ऐसा मौका मिल गया कि मैं एडीसी बना पंजाब गवर्नर का। वहाँ मुझको वो एडीसी मतलब गवर्नर के जब साथ ही रहता है। आतंकवाद उरूज पे था। हाँ, तो मुझे शंकर दयाल शर्मा थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वो वहाँ लाए। उसके बाद उनकी एकदम ट्रांसफ़र हो गई गवर्नर महाराष्ट्र की, तो मैं उनके साथ यहाँ पर आया। जी। और फिर वो मुझे बोले कि तुम यहीं रह जाओ। तो मैंने कहा सर मैं तो देहरादून का रहने वाला हूँ, तो मैं तो पंजाब चंडीगढ़ वापस जाना चाहूँगा। तो बोले अच्छा ठीक है तुम जाओ। फिर वहाँ सिद्धार्थ शंकर रे आ गए थे उनकी जगह, तो मैं सिद्धार्थ शंकर रे के साथ रहा। तो होता क्या था, जो कि बहुत बिजी रहते थे सिद्धार्थ शंकर रे, और प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था उस समय, और टेररिज्म बहुत थी पंजाब के अंदर, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी मीडिया आती थी डॉक्टर मिस्टर एस रे को मिलने, और एस रे जो थे वो 1-1.5 घंटा लेट हो जाते थे किसी को भी मिलने की, सीनियर पत्रकार भी, तो मेरे पास आके बैठे रहते थे, तो बातचीत होती रहती थी। तो उसमें फिर कुछ पत्रकारों ने बोला अरे भाई तुम इतना बोलते हो, अगर कुछ समझते भी इतना हो तो तुम लिखना क्यों नहीं शुरू कर देते। मुझे आइडिया अच्छा लगा। तो मैंने कहा देखिए ये इसमें एक इंडिपेंडेंस हो जाएगी, जो मैं सोचता हूँ वो मैं फौज में नहीं कर सकता, क्योंकि फौज का एक दायरा होता है, डिसिप्लिन होती है जी, आपको सिर्फ वैसे ही काम करना है। तो मैंने कहा कि ये अच्छा रहेगा अगर मेरे को फौज छोड़ दे, क्योंकि फौज को प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना आसान नहीं होता है। तो उसमें फिर मिस्टर एस रे ने मेरी मदद करी, और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो क्या कहते हैं, प्रेम शंकर झा वो नया पेपर शुरू कर रहे थे रिलायंस का, तो उनसे मुलाकात हो गई। तो वो बोले कि भाई तुम यहाँ पर आ जाओ, तो वहाँ से मैंने शुरू किया काम। उसके बाद फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया चला गया थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा ये सफर वहाँ से शुरू हुआ। आपने सरहदों की सुरक्षा से शुरू की, मगर पंजाब में जब आतंक कोहराम मचा रहा था जी, तो उस दरम्यान जब राष्ट्रपति शासन था तब गवर्नर के आप ऑफिस में, दफ्तर में जी, एज एडीसी वहां आप काम करते थे। जी, जी। तो सरहदों की सुरक्षा और देश की अंदरूनी सुरक्षा, ये दोनों का आपका अनुभव उसमें रहा। जी, जी, जी। तो आप अर्जुन सिंह आते आते तक नहीं रुके? नहीं, मैं फिर वो उन्होंने मुझे मदद कर दी, और फिर मैंने जर्नलिज्म शुरू कर दी। तो ये सारे सफर में जो चीन और भारत का जो एक संघर्ष है, उस संघर्ष की कहानी क्या है? देखिए संघर्ष की कहानी बहुत सीधी है कि 1980s के अंदर हम दोनों की जीडीपी एक ही थी, हम जो तरक्की कर रहे थे एक जैसे ही कर रहे थे, और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था दोनों मुल्कों के बीच में। वो दिसंबर 1988 में हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वो गए थे, और आपको याद होगा ये बहुत बड़ी खबर बनी थी कि जो डंग शोपिंग है चाइना के लीडर, उनके साथ उनका हैंडशेक हुआ। एक चीज़ तय हुई थी, वो ये हुआ था कि हम दोनों को मिलके काम करना चाहिए, हिंदुस्तान को और चीन को, क्योंकि ये एशियन सेंचुरी है। और ये तय हुआ था कि हम दोनों करेंगे काम जो है अपनी लोगों की तरक्की के लिए। जो मसला है, जो मामला है बॉर्डर का, उसको हम साइड पे रखेंगे, उसको हम मेन इशू नहीं बनाएंगे, ये तय हो गया। तो फिर वो सिलसिला चलता रहा, जिसे हम कहते हैं मोडस विवेंडी। तो एक जो था, एक बेंचमार्क बना दिया दोनों लीडर्स ने, जो बहुत ही अहम था, इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद जो है वो चलता रहा। जब मोदी सरकार आई तब कौन दो लीडर थे? जो देखिए, जैसे मैंने बोला ना, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने और डंग शोपिंग ने, उन दोनों ने मिलके दिसंबर 1988 में ये तय हो गया कि हमें इस तरीके से काम करना है। बॉर्डर जो है वो इशू है,
उसमें हम बातचीत करेंगे, पर हम जो दोनों है हम देखेंगे कि कैसे दोनों देश तरक्की कर सकते जैसे थे स्थिति रखेंगे। हैं। जी, तो सारा जो फोकस था वो डेवलपमेंट पे होना चाहिए, ये तय हुआ था। अब वो उल्टा हो गया है। तो चाइना डेवलपमेंट का एजेंडा लेके चलता रहा। देखिए, चाइना चलता रहा, अब हम नहीं कर पाए, उसके कई कारण हैं। हम उतनी तरक्की नहीं कर पाए जो चाइना कर पाया। आप बड़ी कड़वी बात बता रहे हैं। नहीं, देखिए ये सच्चाई है। देखिए, मैं चाइना अभी जब गया था, अभी मैं रिसेंटली पिछले हफ्ते ही चाइना में था, करीबन 7-8 दिन मैं वहाँ रहा था। और वहाँ पर जो उनके जो CPC है, कांग्रेस सॉरी जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनके कुछ लोगों से भी मुलाकात हुई। मैं उनसे मिलना चाहता था समझने के लिए कि ऐसे कैसे होता है कि आप लोग 5 ईयर प्लान बनाते हैं और 80% तक वो कामयाब हो जाता है, तो तरीका क्या है। तो वो तो उन्होंने मुझे तरीका समझाया ही कि देखिए ये तरीका है, बहुत अच्छा उनका तरीका है काम करने का। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली, वो ये बोली कि देखिए जैसे आपका देश है, वहाँ पर 2 पार्टीज़ हैं, मेन पार्टीज़ है, बड़ी पार्टीज़ है, तो कभी इसकी भी सरकार हो सकती है, कभी उसकी भी सरकार हो सकती है। अगर लोगों को एक पसंद नहीं आएगी तो दूसरी को ले लेंगे। चाइना में वो नहीं है, एक ही पार्टी चलती तो है। चाइना में एक ही पार्टी है, इसलिए एक पार्टी पे बहुत जिम्मेदारी आ जाती है कि वो ये देखे कि देश के जो लोग हैं वो खुश है, उनकी तरक्की हो रही है। इसलिए हम जो 5 ईयर प्लान है उसको हम ऐसा बनाते हैं और बहुत ज़्यादा उसके अंदर काम होता है, और वो बॉटम टॉप होता है, मतलब उनकी प्रोविंसेस से वो लेते एक जमाने में हम भी पंचवार्षिक योजनाओं पर काफी इन्वेस्ट करते करते आगे बढ़े, तो पर अभी पंचवार्षिक योजना कहीं सुना ही नहीं देती। हाँ, अब देखिए ये मोदी सरकार के आने के बाद बहुत सारी बदलाव आए हैं, हिंदुस्तान चीन के रिश्ते में बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आया है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बदलाव नहीं आने चाहिए थे इतना जो हमने किया है। जो 88 वाला जो स्थिति था। हाँ, पहली बात तो हमें ये समझनी है कि दुनिया जो है आज बहुत बड़ा चेंज हो रहा है दुनिया में, जैसे हम बोलते हैं वंस इन अ सेंचुरी चेंज। दुनिया आज मल्टीपोलर बन गई है, जहाँ एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं, चीन है, रशिया है और अमेरिका है। अब दिक्कत हमें क्या हो रही है कि ये सारा चेंज तब हुआ है जब मोदी सरकार पावर में आई है। अब मेरी असेसमेंट ये है कि हम ये मानने को तैयार नहीं हो रहे कि चीन जो है आज इतनी बड़ी ताकत है। हम उनके साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ रीजनल कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि कंपटीशन है नहीं। अब ये बात जो असलियत होती है उसको आपको मानना पड़ता है, तभी। GDP और जो इकोनॉमी उन्होंने डेवलप की वो तो है, पर उसके बावजूद भारत भी तो एक शक्तिशाली देश है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, जब दुनिया में बड़ी चेंजेस होती हैं उसको हम बोलते हैं हार्ड पावर। हार्ड पावर में 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमी, दूसरी टेक्नोलॉजी पावर और तीसरी आती है मिलिट्री पावर। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होती है इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी पावर, क्योंकि वो इकोनॉमी को भी मदद करती है और वो लड़ाई में भी मदद करती है। उसमें टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गए हैं, मिलिट्री में वो बहुत आगे निकल गए हैं। इकोनॉमी जो है आज हमारी 4 ट्रिलियन की है, उनकी 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आज वो 31% दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज सारी दुनिया की सप्लाई चेन्स वहाँ जाके ख़त्म होती हैं। आज जब हमारा रिलेशन नॉर्मल नहीं है चीन के साथ, हमारा बायलैटरल जो ट्रेड है चीन के साथ वो है $159 बिलियन। हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। उस 159 में 100 बिलियन जो है वो हमारा डेफिसिट है, मतलब हम उनसे ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं, हम उनसे बहुत चीज़ें ले रहे हैं। तो ये सारा जो है एक सुरक्षा और हमारा पड़ोसी मुल्क के नाते उनके साथ सामान्य रिश्ते बनाने के लिए फिर से एक बार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का चीन को लेके जो एक अप्रोच था और जिसको वास्तव में दिवंगत राजीव गांधी जी ने जो उतारा था, उसी भूमिका को पकड़कर हमको आगे चलना चाहिए, ये उसका एक निचोड़ है। देखिए, मेरी समझ ये है, जब आपकी आज जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 है दुनिया में, 1.5 बिलियन पीपल। मैं समझता हूँ आपकी इंडस्ट्री होनी ज़रूरी है, प्रोडक्शन। तो जी हाँ, आप सर्विस इकोनॉमी पे नहीं, इतने लोगों को आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, स्मॉल स्केल चाहिए, मीडियम स्केल चाहिए, तो तभी आप लोगों को नौकरियां दे पाएंगे। आप ये कह रहे हो कि अब
सुरक्षा जो है वो अर्थशास्त्र के साथ जुड़ गई है। नहीं, सुरक्षा एक अलग मामला है। बात यह है कि चाइना ने कैसे किया है। चाइना ने एक जनरेशन में 800 मिलियन पीपल, मतलब 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से, गरीबी से उठा के ऊपर ले आए हैं, जो एक चमत्कार है अपने में। यही मैं आपसे कह रहा था, ये CPC की मीटिंग कि 5 ईयर प्लान कैसे बनाते हैं, ये उसके मैं कनेक्शन में बोल रहा था। हमें अपनी इंडस्ट्री बनानी है। कुछ हमारे कैपिटलिस्ट हैं, उससे नहीं चलेगा देश। ये आपको नियोजन आयोग का नाम नीति आयोग बनाने से नहीं जमेगा। देखिए, वो मैं तो पॉलिटिशियन हूँ नहीं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कहते हैं वो सही कहते हैं कि हमें इंडस्ट्री के ऊपर लगाना है, हमें स्मॉल स्केल, हमें कॉम्पिटिटिव अपनी इंडस्ट्री बनानी है, और हम कर सकते हैं ये सब कुछ। पर ये काम सरकार का है, पॉलिसी बनाना। कुछ लोगों को ही प्रमोट ना करते हुए, जी जी, कुछ लोगों के, 2 ही लोगों के लिए सब कुछ संसाधन जी, और व्यवस्था न रखते हुए ये नंबर जो है वो 20 करोड़ के नंबर्स में वो बढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब हमें ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि हमारी जो मिलिट्री है, जो हमारा बॉर्डर का इशू है। देखिए, बॉर्डर का जो मसला है चीन के साथ, मैंने इस बॉर्डर इशू को बहुत ध्यान से पढ़ा है। जैसे मैं आपको बता रहा था, 78 से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये मसला हल होने वाला है नहीं जल्दी में। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है आज दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसका बेसिक मतलब ये है कि आपको ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जिसमें दूसरा आदमी इनसिक्योर ना फील करे। तो मेरे हिसाब से हमें आज क्या करना चाहिए सरकार को, जो मेरी समझ है, आज हमारे पहली बार जब से इंडिपेंडेंस हुई है, मोदी सरकार के राज में दोनों जो हमारी सरहद है, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, दोनों में प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान के साथ क्या तो कहने का मतलब ये है, ऐसी क्या बात हो गई कि ये पहली बार है कि दोनों के साथ हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें ये, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मिलिट्री देयर एंड लुकिंग फॉर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ आज अगर आपको चीन के साथ जो बॉर्डर इशू पे नरमी लानी है, उसका तरीका पाकिस्तान के थ्रू है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है आपसे बात करने को तैयार है, राज़ी है। बॉर्डर को वो कहता है कि हमारा मसला है कश्मीर पाकिस्तान का, पर वो ये नहीं कहता है कि इसको फौरन हल करो, वो ये नहीं कह रहा है। अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखें जो 2022 में आई थी, जो 5 साल के लिए होती है, उसमें वो टॉप प्रायोरिटी डेवलपमेंट को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार, मगर हम उन पे कैसे भरोसा रखें? हाँ, वही पुलवामा में करते हैं, पहलगाम में होते रहता है। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि देखिए, ऐसा है कि हम दोनों जो मुल्क हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं ये आतंकवाद यहाँ करते हैं, वो कहते हैं आप आतंकवाद वहाँ करते हो। तो हम तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, पर रास्ता हमें निकालना है आगे का, पीछे थोड़ा जाना है हमको। तो मैं समझता हूँ आज, क्योंकि बार बार आजादी के बाद जी मुंबई का 26/11 का अटैक हो, या तमाम जो लड़ाइयाँ हो, या भारत में अशांतता पैदा करने के बहुत सारे जो ASI जो कोशिश करता है, इसके बावजूद उनके साथ डील कैसे हो सकता है? वही तो, आप मुझे अगर 1 मिनट दें, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे जैसे कर रहा हूँ कि जो आप बातें कर रहे हैं वो तब की है जब दुनिया अलग थी। अलग का मतलब ये होता है कि या तो दुनिया थी बाइपोलर, 2 बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और या यूनिपोलर थी, अमेरिका सबसे बड़ी ताकत थी। आज जो है दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं। हाँ कहो या ना कहो, 3 ताकतें हैं। हाँ है ना, 3 ताकतें। अमेरिका है, तो अभी क्या है कि जो चाइना का इतना ज़्यादा राइज हुआ है, उसके कारण जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है दुनिया की, जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि पावर और वेल्थ, ट्रेड, कनेक्टिविटी, जो सब कुछ होता था अमेरिका और यूरोप में, आज वो हमारे एरिया में आ गया है। एक नई पॉलिटिक्स बन रही है, इसको हम बोलते हैं कि सेंचुरी का सबसे बड़ा चेंज हो रहा है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है कलेक्टिव सिक्योरिटी का। उस कलेक्टिव सिक्योरिटी, अब देखिए हमारे मुल्क में लोगों को पता ही नहीं है कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है। अब डिप्लोमेसी की जगह जियोपॉलिटिक्स ये शब्द बड़ा ये आपने बहुत अच्छी एक बात कही, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में
अब तक क्या होता था कि हम लोग जो थे, जैसे मैंने कहा, सब कुछ दुनिया का हमसे दूर होता था। यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, जिसको हम ट्रांस अटलांटिक बोलते थे। हम लोग फ्रिंजेस पर थे, कोने में थे। आज हम बिल्कुल सामने आ गए हैं। तो आज रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी ये है कि जियोपॉलिटिकल चेंजेस आप उसको फॉरेन पॉलिसी में लाइए, और तब आप देखेंगे कि जो मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है, फॉरेन पॉलिसी का एक ही मतलब होता है, और वो ये मतलब होता है आप दूसरे देशों के रिश्तों के थ्रू अपने जो देश के लोग हैं उनकी आप जो जिंदगी है उसको बेहतर करिए। इम्प्रूव द लाइफ ऑफ योर ओन पीपल, दैट इज द फंडामेंटल एम ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, एंड टुडे the geopolitics is not being included as part of the foreign policy. So all the diplomats जो बात करते हैं हमारे, वो बात करते हैं 2005 में ये हुआ, 2008 में मुंबई हुआ। अरे बाबा, दुनिया 2013 में बदल गई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विदेश नीति की। तो विदेश नीति पे मेरे हिसाब से हम बहुत कुछ इसको बेहतर कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली सरकार पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहती। ये मेरा असेसमेंट है, ये मेरी सोच है। अगर हम वो करेंगे, पाकिस्तान आज बात करने को तैयार है और म्यूचुअल ट्रस्ट बनने में वक्त लगता है, पर ये कहना कि हम बात ही नहीं करेंगे तो उससे तो कुछ होगा नहीं। अभी ये जो ईरान और अमेरिका की जो वॉर चल रही है, इसका क्या असर भारत पे होगा, और ये लड़ाई की राजनीति क्या है? कि असर तो होगा ही होगा, असर तो हो ही रहा है। केवल पेट्रोल के, डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो सारा लाइवलीहुड जो चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। और अभी दुनिया इस प्रकार से काम कर रही है कि एक दूसरे देश में के साथ उसका लेन देन है, इसलिए कोई देश में अशांति होती है तो उसकी कीमत जो है वो हर किसी को भुगतनी पड़ती है। हम महाराष्ट्र के मराठी लोग बोलेंगे हमारा क्या मतलब है, तो ऐसे से नहीं जमेगा। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई का कारण क्या है और हल क्या है? देखिए, ये एक बहुत अहम, बहुत दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट लड़ाई हो रही है। दुनिया के लिए? जी हाँ। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पहली बात तो आप हमें ये समझ लेना है, ईरान ये लड़ाई जीत चुका है। ईरान ये लड़ाई नहीं हारेगा, क्योंकि लड़ाई का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बोलते हैं कि जो खास बिंदु है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है, और वो ईरान के कब्जे में है और रहेगा। तो इसकी अहमियत ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि जिस दिन अमेरिका तय करेगा कि उसको छोड़ना है वेस्ट एशिया, जो छोड़ना है, जिस दिन तय करेगा, तो क्या होगा कि क्रेडिबिलिटी अमेरिका की खत्म हो जाएगी, पेट्रो डॉलर्स खत्म हो जाएंगे। अगर मैं छोटा सा आपको पेट्रो डॉलर का मतलब बता दूं तो वो ये है आपके दर्शकों के लिए। 1974 में क्या हुआ था, अमेरिका ने एक डील करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, और वो डील ये थी कि आप अपना तेल और गैस दुनिया में जो बेचते हैं वो आप डॉलर में बेचिएगा, और जो आपके सरप्लस डॉलर होंगे वो हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स में डालिए, हमारे स्टॉक्स में डालिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर ये डील बाकी जीसीसी कंट्रीज ने भी ले ली, फिर ओपेक ने भी ले ली। तो इसका नतीजा ये हुआ, जैसे आप जानते हैं कि 20% दुनिया का तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू जाता है, और जो भी मुल्क जिनको लेना है उनको अब डॉलर की ज़रूरत है। कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो डॉलर में ही बेच रहे हैं सिर्फ। तो उन्होंने डॉलर को रखना शुरू कर लिया। तो डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी बन गई दुनिया की, दुनिया को चाहिए है। तो अमेरिका अपना डेट बढ़ाता रहा, नेशनल डेट, और उसको क्या करना होता था, नोट डॉलर छापते जाओ, डॉलर छापते जाओ। जो डेट था एज अ ट्रेजरी बॉन्ड वो बाकी मुल्क खरीद रहे थे। चीन खरीद रहा था, चीन को चाहिए, वहाँ से पेट्रोल चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए। जापान खरीद रहा था, साउथ कोरिया खरीद रहा था, सब मुल्क खरीद रहे थे रिजर्व रखने के लिए। तो उसकी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अटैक किया। तो आज क्या है कि अगर ये यहाँ से चला जाता है, अमेरिका वेस्ट एशिया को छोड़ के जाएगा, जो जाना पड़ेगा उसको, तो जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी हुआ, कतर हुआ, कुवैत हुआ, बहरीन हुआ, ओमान हुआ, ये सब जो है, यूएई हुआ, ये एक स्टेज पे आके सोचेंगी कि अब हम जो है डॉलर में क्यों करें, हम लोकल करेंसी में करते हैं काम। तो अगर लोग डॉलर में नहीं करेंगे तो जिसका जो डेट बढ़ा हुआ है तो पूरी उनकी इकॉनमी डिस्टेबलाइज कर जाएगी, और अमेरिका का जो एम्पायर है वो गिर जाएगा।
इसकी ये इतनी बड़ी अहमियत है दुनिया में। तो हम तो ईरान से जब क्रूड ऑयल ले रहे थे तो रुपए में ले रहे थे। हाँ, कब? ये लड़ाई शुरू होने से पहले। देखिए, वो बात है ब्रिक्स की। हाँ। ब्रिक्स के अब दरमियान क्या बात चल रही है कि जितने भी ब्रिक्स मेंबर हैं, हाँ। वो लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, पर हम ज़्यादा नहीं कर रहे थे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्लियरली कह दिया था कि डॉलर में ही ट्रेड रहेगा, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था। रुपए का खुल जाता था, हमारे लिए सहूलियत थी। हाँ, तब सहूलियत थी, पर अब हमने ये तय कर लिया है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। अब ये चित्र में हाँ, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। जी जी। और हम इस सारी शांति वार्ता में जो हमारी बड़ी लिगेसी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया, जिसको इंदिरा जी ने आगे बढ़ाई, तो हमारे पास भी एक लिगेसी थी कि जिस लिगेसी से हम हर किसी दो देशों को लड़ने के लिए शांत रहो कह सकते थे। मगर वो हमारी लिगेसी आज भी कायम है, या हम इन सारी चर्चाओं से कहीं बाहर हैं? हम बिल्कुल बाहर हैं। और जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान जो है आज चौधरी बना हुआ है, किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया। जब 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने नतीजा निकाला कि हम वो जीते, ये हमने कहा। अमेरिका की यूएस कांग्रेस रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, आप देख लीजिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। जो अमेरिका ने जो लिखा वो सारी दुनिया ने ध्यान से देखा, वेस्ट एशिया की कंट्रीज ने ध्यान से देखा। उसी का कारण था कि जो सऊदी अरेबिया, जिसके रिश्ते अच्छे थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री जो उनका रिश्ता था वो 1970 से चल रहा है, पर पहली बार उन्होंने सितंबर 2025 में एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ। वो इसलिए क्या, ये देखकर ऑपरेशन सिंदूर और जो अमेरिकन ने लिखा, ये देखिए ना आप, जो अमेरिकन ने लिखा, क्योंकि जब अमेरिका कोई चीज़ लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है। हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है, तो उसके कारण जो था उनको बाहर रास्ता खुल गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई शुरू हो गई वेस्ट एशिया की। अब जो है, जो पाकिस्तान है, एक तो ये हो गया था कि कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई थी, ऊपर से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो फिर अब पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गई कि हमको आपकी ज़रूरत है। आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं। हमें इन बातों को सोचना है। वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी, और कुछ हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में कंट्रीब्यूट किया, ये सच्चाई है। मगर ये आप जो बता रहे हो, मुझे एक भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात स्वीकार की नहीं है। अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं है, हम कैसे तरक्की करेंगे? अच्छा, ये इजराइल जो है, हाँ, ये भी ये सारी लड़ाई का और अशांतता का एक कहीं ना कहीं वजह बना है। तो उनकी ये सारी जियोपॉलिटिक्स में उनकी क्या नीति, क्या है, उनकी क्या अहमियत है? देखिए, इजराइल की हमेशा नीति ये रही है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएं, और सिर्फ जो एक मुल्क उनके रास्ते में आ रहा है वो है ईरान। तो वो हमेशा यही देखते थे कि ईरान को किसी तरीके से हम ख़त्म करें। इसलिए उन्होंने उसमें ट्रंप को ले आए, ट्रंप को वर्गला दिया, बेवकूफ़ बनाया नेतन्याहू ने ये कहकर कि अगर हम टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे ईरान की, जो कि 28 फरवरी को किया इन्होंने, दोनों ने मिलके किया, जब इन्होंने अग्रेशन करी, अटैक करी ईरान के ऊपर, तो उनको ये बताया कि जब ये टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही वहाँ पे बहुत अशांति है, क्योंकि वहाँ पर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, लोग खुश नहीं हैं सरकार से, तो जो आपने वेनेजुएला में किया था मुडोरो के साथ, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो फिर ईरान का भी तेल आपका हो जाएगा। अब ये जो है, ये ना तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ट्रंप, ना ये दूर की सोच पाते हैं, ये देख रहे थे कि कहाँ मुझे डील बन जाए। ऐसा मत कहिए, हमारे मोदी जी के मित्र है वो। अब देखिए, वो दूसरी बात है। अब ये आपने 2 बातें जोड़ दी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी इस लड़ाई में शामिल होके, क्योंकि नेतन्याहू का जो मकसद है वो बहुत ही अलग था।
उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया ट्रंप को। मगर ये ईरान के साथ और भारत का तो बहुत लंबा पुराना एक कल्चर एक्सचेंज का भी और एक लंबा दोस्ताना अंदाज रहा है, संबंध रहे। मराठी भाषा में बहुत सारे ईरानी शब्द आज भी हैं। भारत के जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी काफी उनका ये है। हमारा उनके साथ इतना पुराना रिश्ता जो है, उस रिश्ते को पकड़ के हमें रहना चाहिए या जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारा तो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो हमारी ये वकालत वर्ड है, ये कहाँ से है? अदालत, वकालत, वकील कहाँ से आया? एग्रीकल्चर में बोलते हैं ये क्रॉप है हमारा, राबी है, खरीफ है, क्या है ये? पर्शियन है, पर्शियन कारपेट्स है, पर्शियन कल्चर है। एक लंबा लेन देन रहा है साहब, बहुत लंबा है। और फिर जो है हमारा एक स्टैंड रहा है पैलेस्टाइन के ऊपर, हमने उसको रखा है, सोच समझ के रखा है, और वो आज भी हमें उस पर कायम रहना चाहिए। पर सरकार ने ये तय किया है कि वो नहीं करना चाहती। सरकार जो है, तो आज हमारा मित्र कौन है भारत का? हाँ। एक जमाना ये हुआ करता था कि रशिया हमारा मित्र हुआ करता था, चीन के साथ भी हमारा डायलॉग था। अटल जी जब थे तब तो पाकिस्तान के साथ तो बहुत एक अच्छा डायलॉग उस वक्त भी रहा, एक ईमानदारी की बात हम कह। अमेरिका भी जो हमको कोई दुश्मन मान के नहीं चला। तो एक भारत का एक विश्व में एक सबसे मैत्री और सौहार्दपूर्ण एक रिश्ता रहा। तो आज ऐसे समय में जो एक उसको बहुत टेंशन के समय में कहूंगा कि ऐसे समय में आज विश्व में पूरा बादल मंडरा रहे, अशांति के, युद्ध चल रहा है, तो भारत का दोस्त कौन है? कि भारत में कोई आपदा है तो कौन दौड़ के आएगा? या भारत का जो तरक्की के लिए किसका हाथ पकड़ के दोनों देश चल सकते हैं, ऐसे कौन कौन दोस्त है? कोई नहीं है। आप बता दीजिए मुझे कौन है, कौन आएगा, बता दीजिए मुझे। ये जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने गुस्से में आके इजराइल के लिए कहा था कि आज इजराइल का कोई दोस्त नहीं है हमें छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के। वो भूल गए कि उनका इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। वो नेतन्याहू ने याद दिला दिया कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज हमारे पास विश्व में दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी नेबर है, पर हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है तीसरी ताकत के साथ जोड़ी है, जो डिक्लाइनिंग पावर है और जो 12,000 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये तो एक जो बड़े शक्ति वाले लोग हैं उनकी। हमारे जो पड़ोसी हैं जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं? 2014 में हिंदुस्तान ने सार्क छोड़ दिया था। सार्क छोड़ के हम बिम्स्टेक बना दी हमने जो बनी हुई थी, हमने कहा अब हम इसको मजबूत करेंगे। 2019 में जयशंकर बनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है मोदी सरकार की, अब वो हमने अमेरिका के साथ, इंडो पैसिफिक के साथ जोड़ दी है, अब हम वहाँ पर काम करेंगे। अब क्या हुआ है, ट्रंप ने ये बोला है कि वो जो इंडो पैसिफिक थी अब सिर्फ पैसिफिक रह गई है, हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, वो भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पर हमने 2014 से हम चुपचाप बैठ गए हैं, कुछ है ही नहीं हमारा काम। अच्छा, ये जियो पॉलिटिक्स और ये सब ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, ये अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड डील की जो वार्ता है, इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा बहुत सिंपल है कि हमने उनको ये बोला है कि हम आपसे 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे, जिसमें एनर्जी होगी, हम आपसे तेल लेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेंगे, आपसे सारी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम सब आपसे लेंगे। तय हो गया है। हमने उनके साथ 10 साल का और आगे डिफेंस का एग्रीमेंट कर लिया है, वो हमने अक्टूबर 2025 में किया था, जो 35 तक चलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो है इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पीपल के लोग, हम उनके रहमो करम पर हैं आज। आप मुझे ये बताइए, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? वो दर्दनाक, बहुत ही उसमें बुरा लगता है। तो अगर आज हमारे प्रधानमंत्री ये कहें कि हम नहीं आपके साथ काम करते, अरे साहब वो आएंगे इधर, मार्केट तो यहाँ है, कहाँ जाएंगे वो? तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्रिक्स के साथ है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ के साथ है,
हमारा फ्यूचर चीन, रशिया, ईरान इनके साथ है। यानी जो मैत्री का जो हमारा एक मूल लिगेसी है, जो परंपरा है, उस मैत्री के भाव को हमें आगे लेके जाने की आवश्यकता जी आप देखिए ना, हमने क्या किया है, दोनों मुल्कों पर, चीन, पाकिस्तान आपके सामने है, हमने वहाँ पे फौजें लगा रखी हैं। हमारे जो अपने अंदर के हैं, साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है, अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, वो सबसे पहले चीन गए हैं बात कर ले। नेपाल के बने थे, वो सबसे पहले चीन गए, ओली बात कर ले। आप ये देखिएगा ना, इसको दिख तो रहा है सबको। है। ये आगे चल के क्या होगा, ये सवाल पूछने की एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझ में हिम्मत नहीं हो रही है। मगर हर चीज को हम मेरिट पे या विवेक से समझने के बजाय हर चीज पे एक हमारा पॉलिटिकल व्यू जो है, उसी को हम उसी नजर से सारा देखते हैं। तो राजनीति के माध्यम से ही हर चीज को देखना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण जब होता है तो सभी का उसमें जो हाथ है वो सभी के हाथ लगते हैं, सबका योगदान उसमें होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति, इसका जो रिलेशन है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए? देखिए, राष्ट्र सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर क्या हो रही है राष्ट्र सुरक्षा, बात ये है। मैं आपको राष्ट्र सुरक्षा तो सभी दलों की, सभी की एक जिम्मेदारी है। तो ये इसको राजनीति के साथ हर लड़ाई को या हर पॉलिटिकल मूवमेंट को, एक हर आर्मी के मूवमेंट को राजनीतिक तरीके से उसको कहना, कोई सरहद पे कुछ होता है तो उसका पॉलिटिकल क्रेडिट लेने वाली जो बात है, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, जहाँ तक हमारी शक्ति का सवाल है, सेना की शक्ति है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब से मोदी सरकार आई है, 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। 2019 में हमने किया, जिसमें सरकार तो जीत गई 2019 का इलेक्शन, पर हमने अपनी एयरफोर्स की जो कमियां थी वो दुश्मन को बता दी। फिर ऑपरेशन सिंदूर में किसको फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान को कि हमें फ़ायदा हुआ? आप सोच लीजिए खुद, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है कि लड़ाई के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है, मिलिट्री लीडरशिप को सिर्फ ये बताना कि आप मिलिट्री के ज़रिए हमें ये हासिल करना है। अब कैसे करना है वो मिलिट्री तय करेगी। हमारे यहाँ क्या हुआ है और जो सच्चाई है, मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने तय करा कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारेंगे। सरकार ने तय करा कि आधे घंटे के बाद हम बोल देंगे पाकिस्तान को हमें सीज फायर चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है पार्लियामेंट में ये कि आधे घंटे में हमने सीज फायर मांग लिया। तो अगर आप मिलिट्री के मैटर्स, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल मैटर्स, आप चलाएंगे तो फिर मिलिट्री क्या करेगी? कहने का मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये देखिए, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है आपकी तरह। मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश मजबूत हो। कौन नहीं चाहेगा कि मजबूत हो? इसलिए जो गलतियां हैं जो मुझे समझ में आती हैं, मैं उनको बोलता हूँ। अगर आपको ज्यादा समझ आती है तो मुझे बता दीजिए, मैं सीख लूंगा। तो राजनीति को अलग रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये अलग काम है, आपका काम होता है, और ये पहले हुआ है। हमने 71 की जंग जीती है, और किसको ये नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बता दिया था आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को कि हमें ये करना है। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, तो मिसेस गांधी मान गई। ये होती है लीडरशिप। और उस वक्त भारत की राय रखने के लिए प्रतिपक्ष के नेता को यूएन में हमने भेजा था। देखिए ना, तो आपको आर्मी को फ्री हैंड देना है, ना कि आर्मी के मामलों को आर्मी को बताना है कि आप काम कैसे करेंगे। मिसेस गांधी ने तो नहीं किया। क्या हुआ? हमने बांग्लादेश में लाया 71 में। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ हाँ, राष्ट्र के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्गत जो सुरक्षा है, उसका क्या रिश्ता है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ? बिल्कुल गहरा रिश्ता है हर चीज का। देखिए, कोई चीज एक्सटर्नल होती है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका रिश्ता डोमेस्टिक पॉलिसी से है। एक्सटर्नल डिफेंस है, उसका इंटरनल सिक्योरिटी से है। हर चीज का हर चीज से है, क्योंकि आज की लड़ाई हाइब्रिड लड़ाई है। हर जगह लड़ाई है। लड़ाई का मतलब हाइब्रिड का होता है कि आज सिर्फ लड़ाई जो है वो सेना के मैदान में नहीं हो रही, टेररिज्म भी हो रही है, और फेक न्यूज भी आ रही है, इंफॉर्मेशन वॉर हो रही है। जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉर, हाँ, इंफॉर्मेशन वॉर, मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अब वो वीडियो बना लेते हैं जिसमें दिखा दिया कि साहब लीडर ये बोल रहा है, वो लीडर कभी बोला ही नहीं था।
वो AI ले आए उसमें लगा दी, या कोई बम्बार्डिंग हुई और पूरा उध्वस्त कर दिया, ये भी झूठ हुआ। बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है, आज लड़ाई जो है कई लेवल्स पर हो रही है। जब ये लड़ाई हर लेवल पे होती है उसको हाइब्रिड वॉर बोलते हैं। तो ये आज वो दूसरी लड़ाई है, इसलिए हर चीज से जुड़ गई है। ये है। आपको काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जी बहुत सारे खरी खोटी भी सुनाते हैं, जी जी मगर समय के साथ आपने जो कहा है जी जी उसमें सच, आपके स्टेटमेंट जो सच ज्यादातर साबित हुए हैं। जी जी समय की कसौटी पे जी। आपका गलत कोई स्टेटमेंट है ऐसा हम नहीं कह सकते। जी। पर इतना सारा क्रिटिसिज्म आप जो देश की सुरक्षितता के लिए या हमारे भारत के निर्माण के लिए झेलते हो, उसका क्या कारण है? मैं देखिए, मैं सच में महसूस करता हूँ बहुत ज़्यादा अपने देश के गरीब लोगों के बारे में कि किस तरीके से इनकी जो है ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है अगर हम तरक्की करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी भी ठीक होनी चाहिए, तो हमारी मिलिट्री जो है वो किस तरीके से बेहतर बने, जो अब हम बोलते हैं मॉडर्न वॉर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने जो अखीरली किताब लिखी थी वो मॉडर्न वॉर पे लिखी है, द लास्ट वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर। उसमें मैंने कई वीडियोस भी किए हैं और मैं जानता हूँ हिंदुस्तान की फौज भी वो देख रही है, पर मेरे से बात नहीं करते। तो कोई बात नहीं, आप मत बात करिएगा। आज किसान दिक्कत में है, जो ग्रेजुएट्स है, बेरोजगार जो है, युवा जो है वो आज परेशान है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब है, महिला की सुरक्षितता का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं उसमें राष्ट्र की सुरक्षा एक तो सबसे अहम चीज है, और उसमें भी जितनी मुश्किल है आपने जो कहा है उस पर विश्वास हम सबको रखना चाहिए, और विश्वास रखने से ही हम उस पर दुरुस्त कर सकते हैं। यदि किस बात को हम स्वीकारते हैं तो ही उस पर हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके सारे बातों का मैं जो समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि इसमें से हल ढूंढना चाहिए। जी, तो इसका किस हल की दिशा में हमने जाना चाहिए? तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरा उल्टा कर लीजिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाएगी। डिफेंस पॉलिसी के अंदर फौज को करने दीजिए काम, पॉलिटिकल उसमें हस्तक्षेप मत करिए। मैं बता तो रहा हूँ ना आपको कि अगर सरकार ये कह रही है कि आप सिर्फ टेररिस्ट पे मतलब एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे और आधे घंटे में सीज फायर बोल देंगे। अब एयरफोर्स का इस्तेमाल तो नीट की एग्जाम के लिए भी करना पड़ा इस बार। अब वो तो दूसरी एक बात हो गई। वो तो ठीक कह रहे हैं आप। तो सारा इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता। जी, मैंने साफ कहा है किताब के अंदर कि हम गलत लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई ये नहीं है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमें सही लड़ाई क्या है वो मैंने समझाई है कि चीन जो है बहुत बड़ी ताकत है मिलिट्री की, हमें उसको समझना है, क्या क्या उसमें इश्यूज़ हैं,